न्यूज पर न्यूज सेगमेंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं मैं फिर से एक नई कंपनी से, जिसे वैसे तो नाम से आप जानते पहचानते होंगे। अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हैं तो पक्का आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये कंपनी खुद अपना आईपीओ भी लेकर आ रही है। जी हाँ, डैम कैपिटल एडवाइजर्स कंपनी एडवाइजरी और कैपिटल मार्केट से जुड़े सॉल्यूशंस देने का कारोबार करती है। कंपनी के कस्टमर्स में कॉर्पोरेट्स हैं, फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और फैमिली ऑफिस हैं, जिन्हें सर्विसेज देने का कंपनी कारोबार करती है। और अक्टूबर 2024 तक जो मेरे पास डिटेल्स है उसके मुताबिक 72 से ज़्यादा ईसीएम ट्रांजेक्शन्स पूरा कर चुकी है। कई सारे और कामकाज कंपनी ने किए हैं। भारत, यूएसए, यूके, यूरोप, हांगकांग जैसे अलग अलग देशों में, अलग अलग ज्योग्राफी में कंपनी के 260-270 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। आइए पहले इशू की जानकारी आपको दे दूं। कल इशू खुलेगा, बंद होगा 23 तारीख को। 269 283 269 से 283 का है प्राइस बैंड और इशू की साइज है 840 करोड़। पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप बनता है कंपनी का ऊपरी बैंड पर। ये आपके लिए डिटेल्स। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के एमडी और सीईओ धर्मेश मेहता साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कैपिटल मार्केट में धर्मेश मेहता साहब जाना पहचाना नाम है। 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं आप। 2001 से 2007 के पीरियड के दौरान जब आईपीओ का बड़ा बूम भी था, आईपीओ क्यूआईपी के मामले में देश की दिग्गज कंपनी एनाम सिक्योरिटीज़ की स्थापना में आप रहे हैं। 2018 से आपने एक्सिस कैपिटल ज्वाइन किया था और वहाँ पर भी आईपीओ और क्यूआईपी के मामले में इस एक्सिस कैपिटल को आपने हिंदुस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंकर बनाया। धर्मेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद थैंक यू सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, समय देने के लिए। आप सबके आईपीओ लाते हैं, पूरी दुनिया भर के जो आईपीओ आते हैं नाम देखते हैं डैम कैपिटल, डैम कैपिटल। अब आप आईपीओ ला रहे हैं, टेबल के वो दूसरी तरफ है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है पर बहुत अच्छी फीलिंग भी है। एंड आज मैं समझता हूँ कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो क्या फीलिंग से थ्रू जाते हैं। इट्स अ वेरी मेमोरेबल इवेंट। अच्छा, एक फीलिंग और भी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक भी कंपनी खाली मर्चेंट बैंकिंग का काम करने वाली कंपनी कोई और लिस्टेड है? कोई लिस्टेड नहीं। आप पहले? हम पहले। वाह, वंडरफुल। तो पहले इतना इजी नहीं रहता है समझाने में, हाँ। पर टचवुड मार्केट्स ने काफ़ी प्यार दिया है, काफ़ी फेथ दिया है हमको। सो वो हिसाब से नो कंप्लेंट्स। लेकिन मैं जानता हूँ धर्मेश भाई, क्योंकि आपकी कामकाज को बाजार के सारे बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईज, लोकल रूल सब जानते पहचानते हैं। अब बताइए सर, चूँकि आपकी कंपनी कैश रिच है, प्रॉफिटेबल है, ज़ीरो डेट है, इसलिए आपको पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, राइट? फिर आईपीओ क्यों? लिस्टिंग का कारण दूसरा है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपने राइटली कहा। एंड होपफुल टचवुड कैश फ्लोज भी काफ़ी अच्छे हैं। लिस्टिंग से एक तो हमारा धंधा टैलेंट पे चलता है, तो एक बार हम लिस्ट कर दे तो टैलेंट लाना आसान रह जाता है। ताकि ईसॉप्स वगैरह दे ईसॉप भी दे, हमने 5% ईसॉप रखे हुए हैं फॉर न्यू टैलेंट ऑल्सो प्लस ओल्ड टैलेंट। सो टैलेंट रिटेंशन और टैलेंट एक्विजिशन के लिए ये किया गया है। पुराने इन्वेस्टर्स को भी एग्जिट मिल जाता है, सो इनको भी एक हो जाता है। एंड इवेंचुअली अब लिस्टेड रहते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स वो सब दिखता है लोगों को बाहर, जो आज हमारी ऑलरेडी है। पर एक बार लिस्टिंग हो जाता है वो काफ़ी बाहर तक सबको समझ पड़ता है हाउ द कंपनी इज रन, हाउ प्रोफेशनली इट इज रन, एंड इवेंचुअली गेट गुड पीपल टू कम ऑन बोर्ड। तो आईपीओ के बाद आपकी प्रमोटर्स की स्टेक कितनी रह जाएगी? और अभी जो 840 करोड़ जो भी आईपीओ है उसमें कौन प्रमोटर्स बेच रहे हैं? एक प्रमोटर तो मैं ही अकेला ही हूँ, आप ही अकेले? सब इन्वेस्टर ही थे। Okay. आफ्टर आईपीओ करीबन 40% मेरे पास रह जाए। ओके, तो आप ही बेच रहे हैं इस आईपीओ में या दूसरे इन्वेस्टर्स? बाकी सब इन्वेस्टर बेच रहे हैं। मेरा टोटल सेलिंग अराउंड 5.9% जैसा है। Okay. बाकी 40% हमारा है। ओके, अब आपका जो मेन बिजनेस है जो हम समझते हैं, एक तो आईपीओ का है, दूसरा क्यूआईपी वगैरह भी आप करते हैं। तो ये जो आपका रेवेन्यू आ रहा है किस तरह से, अलग अलग सेगमेंट्स में किस तरह से, ये जरा समझाइए। तो अगर आप मार्च के अभी सितंबर के नंबर्स देखेंगे इस बार, तो रफली 54% हमारा आईबी से आ रहा है। आईबी में आईपीओ, क्यूआईपी, राइट्स, बायबैक सब प्रोडक्ट्स है। Okay. इसने खाली आईपीओ और क्यूआईपी है और एमएनए भी है। सो दैट्स अ लार्ज पीस इवेंचुअली। आज नहीं है पर हो जाएगा। और बाकी अराउंड 44% इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग से आता है। अच्छा, दोनों है? हाँ, दोनों है। ओके, आज हम रिटेल ब्रोकिंग में नहीं है, हम इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में है, तो मैं 25 साल से कर रहा हूँ वो हिसाब से। सो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग और आईबी, ये दो अभी आज की प्रैक्टिस है। अच्छा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन। तो कुछ इस आईपीओ के बाद बिजनेस मॉडल में कोई परिवर्तन का इरादा है कि यही दोनों काम आईबी और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग ही करने, या रिटेल का भी इरादा है? नहीं, सो हमने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है रिटेल ब्रोकिंग हम देखेंगे। Okay. ट्रेडिशनल रिटेल ब्रोकिंग, नॉट डिस्काउंट ब्रोकिंग। Okay. हम कोई भी धंधा कैश लॉस वाला धंधा नहीं करेंगे।
अच्छा। ट्राई टू अवॉइड, कोई कैश बर्न का हमको धंधा नहीं करना है। जहाँ भी हमको प्रॉफिटेबल लगेगा वो धंधा करेंगे। उसके बाद वी विल स्टार्ट ऑल्सो AIF PMS भी करेंगे, सो वो भी अगेन Okay. विद प्रॉफिटेबिलिटी इन मतलब फुल फ्लेज कैपिटल मार्केट सर्विसेज कंपनी होनी चाहिए अपनी। बैलेंस शीट रिस्क के सिवाय जो भी करना है हम करेंगे। अच्छा, मतलब आप एकदम क्लियर है, अपने को बैलेंस शीट बैलेंस शीट रिस्क नहीं चाहिए। सो लेंडिंग वगैरह वो सब हम नहीं करेंगे, प्रॉप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कंप्लीटली रिस्क फ्री, और आई विल नॉट से रिस्क फ्री, बट कोई भी रिस्क वाला धंधा हम नहीं करेंगे ज़्यादा। ओनली इनकमिंग, नो आउट गोइंग। बहुत बढ़िया आइडिया। अच्छा, नहीं वो थॉट्स की क्लैरिटी होना जरूरी कि भाई जहाँ जैसे ब्रोकिंग में भी कोई मार्जिन फंडिंग लगा के कर रहा है या फाइनेंसिंग, वो काम नहीं करना, हम नहीं करेंगे। फंड बेस्ड एक्टिविटी नहीं करनी है, फीस बेस्ड एक्टिविटी। Absolutely. बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब आजकल जैसे मर्चेंट बैंकिंग हुआ, ब्रोकिंग हुआ, वेल्थ मैनेजमेंट हुआ, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा यूज़ हो रहा है ना? सो क्या आपको लगता है कि वहाँ मौके हैं या रिस्क है? नहीं, दोनों है, मौका भी है और रिस्क भी है, बट ऐसे जैसे मैंने बोला कि हम कैश बर्न वाला धंधा नहीं करने वाले, तो वो हिसाब से हमको ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं, और लगेगा रिस्क है तो हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे करंट धंधे में काफ़ी ग्रोथ है। वो इटसेल्फ कैन ग्रो मल्टीपल टाइम्स। आई डोंट हैव टू अननेसेसरली गो एंड डू समथिंग एल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। एब्सोल्युटली। जिस दिन लगेगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क है और टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, हम नहीं करेंगे उधर। बिल्कुल। 3 साल में यहाँ से मैं अगर पूछूं, जैसे सपोज मैं एक IPO इन्वेस्टर हूँ, मैं 3 साल के व्यू के हिसाब से डैम कैपिटल में पैसा लगाना चाहता हूँ, क्या विजन आप लेके चल रहे हैं कंपनी का? मुझे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ क्योंकि आप वो दे नहीं सकते, लेकिन एक विजन बताएं कंपनी का। आप किस तरह का बिजनेस, किस तरह की साइज, किस तरह की कंपनी बनाना चाहते हैं? विजन ये वैसे मैंने बोला, प्रॉफिटेबल धंधा करेंगे, कैश फ्लो वाला धंधा करेंगे, काफ़ी कैश इकट्ठा करेंगे, इन्वेस्टर्स को वापस देंगे वो कैश। कुछ 40% तो मेरे पास है, तो इवेंचुअली डिविडेंड जाएगा तो मुझे भी आएगा। सही बात। इवेंचुअली द होल गेम इज के कीप ऑन डूइंग लेस रिस्क बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, एंड डू ऑल एंसिलरी बिजनेस जो कैपिटल मार्केट्स में है, वो एडवाइजरी धंधे हैं। कल उठ के बहुत सारे और भी बिजनेसेस आएंगे जहाँ पे रिस्क, बैलेंस शीट रिस्क नहीं होता है, वही हम काम करेंगे। और जो इंडिया का स्टोरी है नेक्स्ट 5-10 साल के लिए, जो थोड़े क्वार्टर्स खराब जाएंगे, मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, वो होने वाला है, पर लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए केपेक्स चाहिएगा, फंडिंग चाहिएगा, और फंडिंग इक्विटी मार्केट से ही मिलेगा। करेक्ट। जो हिसाब से हमारे सेविंग्स से अभी इक्विटी में पैसा आया है, वो लॉन्ग टर्म रहने वाला है, ऐसा नहीं कि वापस चला जाएगा। तो दैट इज द बेट। सो इफ यू आर बुलिश ऑन इंडिया, यू आर बी बुलिश ऑन डैम कैपिटल। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज़ और, अब तक पिछले 3-4 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो इस क्वार्टर का नंबर देख रहा तो गजब नंबर आ रहा है, मतलब साल भर के नंबर आप 6 महीने में, क्वार्टर में ही निकाल रहे हैं। लेकिन अभी तक गॉड इज इन काइंड, मार्केट भी बहुत अच्छे रहे, एक्टिविटी भी पूरी है, थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस हो सकता है बाजार की एक्टिविटी के साथ, तो इसको क्या कहना चाहिए, कम रिस्की करने के लिए क्या प्लान है? दूसरे एंसिलरी बिजनेस करेंगे जो से आपसे ये कम रिस्क होए। दूसरा IB बिजनेस में भी सिक्लिकलिटी है, पर क्या होता है जब बाजार खराब होता है तो हमारा मर्जर एक्विजिशन धंधा अच्छा हो जाता है, प्राइवेट इक्विटी धंधा अच्छा हो जाता है। आज PE लोगों ने एग्जिट किया इंडिया से, किसी ने इन्वेस्ट करने के लिए आज वैल्यूएशन ठीक ठाक ज़्यादा है तो उस हिसाब से कर नहीं रहे। जिस दिन मार्केट कैरियर होगी वो सब पैसा वापस आने वाला है, M&A ज़्यादा होंगे। पहले अनिल जी ज़माने में क्या था कि आपके पास 4 या 5 ही कॉर्पोरेट थे M&A करने के लिए, आज 20 बायआउट फंड्स हैं जिनकी साइज आज कोई भी आज $1 बिलियन के चेक काट सकता है। राइट। आई थिंक जो लोग नहीं जो नया चीज़ हुआ है इंडिया में, वो साइज और स्केल कम्प्लीटली चेंज हो गया है। आज हमने 27,000 करोड़ का IPO देखा था, वो कभी सुना भी नहीं होगा हमने पहले कि 27,000 करोड़ का IPO हो जाएगा, सोच ही नहीं सकते। और ये महीने में 20,000 करोड़ के IPO हो रहे हैं, दिसंबर महीने में। सो आई थिंक सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन द स्केल ऑफ इंडिया नाउ, एंड वी आर बेटिंग ऑन दैट ट्रांसफॉर्मेशन। एब्सोल्युटली। देयर विल बी करेक्शन, देयर विल बी सम बैड क्वार्टर्स और बैड ईयर ऑल्सो, यू नेवर नो, पर लॉन्ग टर्म में तो मुझे नहीं लगता है कि वो इशू आने वाला है। आप बड़े से बड़े दिग्गज IPOs में, QIPs में आप खुद लीड मैनेजर रहते हैं, उनको मैनेज करते हैं। आज आपका एंकर बुक खुल रहा है, तो आज आप टेबल की दूसरी तरफ हैं, एंकर बुक को रेस्पॉन्स तो बहुत ज़ोरदार मिल रहा होगा। अब आपके सामने सब कहेंगे धर्मेश भाई हमें दीजिए, हमें दीजिए, हमें दीजिए, अब आप क्या करेंगे? हम हमारे बैंकर को ब्लेम कर देंगे। नहीं, हमारे सब रिश्ते स्ट्रांग है, हमारे क्लाइंट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, सो आई एम वेरी श्योर दे विल सपोर्ट अस। आई एम श्योर, डेफिनेटली। और आपने जो इतने सालों में इतनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, नाम कमाया है, और अब आप IPO लेकर आ रहे हैं, जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलना चाहिए। धर्मेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में बातचीत की। आपको IPO के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।